नमस्कार। मैं डॉक्टर रमन निवास शर्मा रमन अपने यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने बायोलॉजी के सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आज बारी है अर्धसूत्री विभाजन की। इसके पहले वाले सेशन में सूत्री विभाजन हुआ, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को हमने आपसे पूछा और अब प्रथम चरण लेकर के अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस लेकर के आपके सामने। क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन, कैसे होता है अर्धसूत्री विभाजन और कैसे सवाल अर्धसूत्री विभाजन पर हो सकते हैं, कहां कहां से सवाल बन सकता है, ये सब कुछ आज के सेशन में हम शामिल करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन का यह पहला चरण है। इसके बाद कई वीडियो इस पर शामिल करेंगे हम, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट हो, स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी, एसएससी या पीएनएसटी हो, आज का डिस्कशन थ्योरेटिकल ही रहेगा। बड़ी ईमानदारी के साथ आप सेशन में हमारे साथ जुड़े रहिए और यदि आप शुरुआत से जुड़ेंगे तो आपको चलते हुए सेशन में अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है, ये पूरी तरह से समझ आएगा। जो बच्चे आंसर राइटिंग के लिए यूपीएससी और पीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए एक सवाल आज के सेशन में हमने शामिल किया है। कैसे उसको लिखना है ये भी आज हम आपको बताएंगे। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और शेयर करना, ये आपका काम है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, सबसे पहले उसकी परिभाषा कई तरीकों से लिख करके हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। हमेशा की तरह हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको पढ़ाएंगे, दोनों माध्यम में आपको लिखाएंगे, दोनों माध्यम से आपको समझाएंगे। तो चलें सेशन की ओर। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन का पहला चरण आज आपके सामने। बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है? एक तरफ उसकी हिंदी लिखी हुई है और दूसरी तरफ उसका अंग्रेजी, और एक चित्र के माध्यम से अर्धसूत्री विभाजन हम समझा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से आप पहले हिंदी में उसको पढ़िए। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का ही एक प्रकार है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। और एक सवाल पीएनएसटी ने पूछा था कि ऐसा कोशिका विभाजन बताइए जिसमें 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं और उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। क्या वह अर्धसूत्री विभाजन है, क्या वह समसूत्री विभाजन है, क्या दोनों है, क्या दोनों नहीं है? याद रखिएगा, जब हमने आपको सूत्री विभाजन पढ़ाया था या समसूत्री विभाजन पढ़ाया था या सोमैटिक विभाजन बताया था, तो उसमें विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 ही कोशिकाएं बनी थी। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन यानी रिडक्शन डिवीजन ऐसा विभाजन होता है जिसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं। याद कर लेना, अंडरलाइन हमने कर दिया। अर्धसूत्री विभाजन में उत्पन्न होने वाले संतान की संख्या कितनी होगी? 4, जिनमें से आगे लाइन लिखी है, इसको टू द पॉइंट करना, जिनमें से प्रत्येक में मूल कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। यानी यदि यहां 8 कोशिकाएं हैं तो जो संतानें बनेगी उसमें गुणसूत्र की संख्या 4 हो जाएगी। इस लाइन को दूसरे पॉइंट में याद कर लें। और यदि ये 2 लाइनें आपको याद हो गई,
और यही दो लाइनें समसूत्री सोमैटिक विभाजन से इसको अलग करें। समसूत्री विभाजन में हम कहते रह गए कि कोई भी क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। 4 क्रोमोसोम चले हैं तो 4 ही रहेंगे, 2 क्रोमोसोम चले हैं तो 2 ही रहेंगे। लेकिन यहां दोनों चीजों का परिवर्तन किया कि उत्पन्न होने वाली संतानों की संख्या कुल मिलाकर के 4 होगी, यानी 4 सिस्टर सेल्स बनेगी, 4 कोशिकाएं बनेगी। लेकिन इनमें क्रोमोसोम की संख्या इनके पेरेंट कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या की आधी हो जाएगी। एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यदि संख्या डिप्लॉयड है, यानी 2n है, और यदि इसके बीच में कहीं इसमें मियोसिस हो गई, यानी अर्धसूत्री विभाजन हो गया, मियोसिस, तो बच्चों अब आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि इसमें 2n के बाद n होगा कि 2n ही रहेगा। सीधा सवाल, सरल सवाल। तब आप जवाब दे दोगे कि चूंकि ये डिप्लॉयड है तो गुणसूत्र की संख्या आधी होगी, यानी ये n हो जाएगा। क्या कठिन था? कुछ कठिन नहीं, बहुत सरल था अर्धसूत्री विभाजन। अब आपके दिमाग में सवाल उठते होंगे कि साहब यहां से तो 2 कोशिका बनी थी जब सूत्री विभाजन हुआ था, यहां 4 कैसे बनी? इसका भी दिमाग में आपके जवाब आना शुरू हो गया होगा कि कहीं न कहीं विभाजन समसूत्री भी हुआ होगा। इसीलिए आगे के स्टेप पे जब हम चलेंगे तो आपसे कहेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन में 2 प्रवस्थाएं हो जाएंगी, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था। नाम देंगे मियोसिस फर्स्ट, नाम देंगे मियोसिस सेकंड। देख लो चित्र में एक प्रवस्था, देखो ये 2n की थी। 2n में एक जो क्रोमोसोम की अवस्था थी, यहां एक जोड़ा ये था, एक जोड़ा ये था। इन जोड़ों में जरा चित्र को ध्यान से देखना, चित्र के रंगों में भी परिवर्तन किया है हमने, देख रहे हो? यहां ये शुद्ध नीला नीला दिख रहा है, ये लाल लाल दिख रहा है। लेकिन यहां जब बने तो कुछ लफड़ा हो गया, लाल नीला का कॉम्बिनेशन हो गया, यानी क्रोमोसोम आपस में मिले हैं। जिस बात को आगे हम आपसे स्पष्ट करेंगे, गंभीर बात है। और फिर जब हम एक प्रवस्था में पहुंचे तो ये कोशिका जो कुछ हुआ था अपना क्रोमोसोम लेकर के जो यहां बने थे, ये 2-2 में हो गए। और फिर इसमें विभाजन हुआ तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या, जरा चित्र को ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। हो सकता है भी आपको कठिन लगे, पर आगे और सरल लगे। अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए हमने लिखा, मियोसिस इज ए स्पेशलाइज्ड, विशेष type of cell division that reduce the chromosome number by half, creating 4 haploid cells, each generally distinct from the parent cell that gave rise to them. इसमें जो भी पेरेंट सेल का नंबर होगा वो उत्पन्न होने वाली संतान में संख्या आधी होगी, कुल मिलाकर के वही मियोसिस कहलाएगा। एक और चीज, एक और तरीके से मियोसिस समझाने की हम कोशिश करते हैं। लिखा हमने, अर्धसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका 2 बार विभाजित होती है। और गंभीर बात, एक कोशिका 2 बार विभाजित होती है। पीछे आओ, एक कोशिका है ये, एक कोशिका कितने बार विभाजित हुई? एक बार यहां विभाजित हुई और एक बार यहां विभाजित हुई। ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल हो सकता है, नीट भी पूछ सकता है, पीएनएसटी पूछ सकता है कि एक कोशिका परिणाम देते देते कितने बार विभाजित होती है? बता सकते हो कितने बार? 2 बार। इस बात को स्पष्ट करने के लिए अगली लाइन लिखी। आप भी पॉइंट जब नोट्स बनाइएगा तो लिखिएगा कि
एक कोशिका 2 बार विभाजित होती है और 4 हैप्लॉइड संतत कोशिकाएं बनती है। बनी कि नहीं? देख लो। 1, 2, 3, 4। ये कोशिकाएं युग्मक हैं। ये कोशिकाएं गैमीट हैं। और गैमीट कहां बनते हैं? मेल में। गैमीट कहां बनते हैं? फीमेल में। और मान लो एक पुरुष, एक महिला पूर्ण रूप से 2x होती है और 2x होती है, यदि उसका गैमीट 2x बन जाए, यानी स्पर्म 2x हो जाए और ओवा भी 2x हो जाए, तो जो भी संतान बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 4x। और 4x से जो संतान पैदा होगी, क्या वो मनुष्य पैदा होगी? हमको तो लगता है वो राक्षस पैदा हो। इसीलिए भगवान ने कर दिया कि इसको 2x करने के लिए, क्योंकि संतान भी तो 2x होगी, पूर्ण संख्या में होगी, तो इसलिए गैमीट्स, क्योंकि माता का आधा और पिता का आधा करने के लिए ये विभाजन बनाया, जिससे x इधर से आ जाए, एक x इधर से आ जाए और दोनों आपस में फर्टिलाइज हो जाए और 2x। बात समझ में आई? पुरुषों में शुक्राणु, महिलाओं में अंडाणु। अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया को 2 चरणों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक चरण कई चरणों में विभाजित किया। बड़ा सरल है। सिर्फ आपको सिर्फ हमारे साथ लाइव बने रहना है। अर्धसूत्रीय विभाजन में हमने पहले ही कहा है कि 2 स्टेप, एक को कहेंगे मियोसिस फर्स्ट, एक को कहेंगे मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट 2 बार विभाजन होते हैं, ये पहले भी कह चुके हैं। इस लाइन में आप टू दी पॉइंट लिखिएगा। 2 विभाजन में पहली जो मियोसिस फर्स्ट होती है, उसमें पहली प्रवस्था प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज, और फिर कोशिका अलग अलग हो जाए। साइटोकाइनेसिस जरूरी है, 2 कोशिकाओं का अलग होना जरूरी है, वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस। क्योंकि नाभिक के अंदर तो हो चुका जो होना था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और अर्धसूत्री विभाजन 2 में भी वही होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। क्या दिक्कत है? इस पर तो नोट्स बना ही सकते हो। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। अर्धसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका 2 बार विभाजित होकर के 4 अगुणित संतत कोशिकाएं बनाती है। ये कोशिकाएं गैमेट्स कहलाती हैं। पुरुषों में स्पर्म, महिलाओं में ओवम। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को 2 चरणों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्रमशः मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। साइटो माने साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब टूटना। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाए और कोशिकाएं 2 भागों में बट जाए, तो उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो उसी तरह से अर्धसूत्री विभाजन भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया। अगला देखिए, एक और बात जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ये टू द पॉइंट है, जिसको हम आपको समझा रहे हैं। माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं। माइटोटिक का मतलब होता है समसूत्री। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया वो समझा करके तब उत्तर बताएंगे आपको। समसूत्री कोशिका विभाजन प्रकृति में समीकरणात्मक है। समीकरणात्मक का मतलब ये है कि जितना ऊपर है उतना नीचे भी, मतलब क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी क्रिया के बाद जो उत्पाद बनेगा, जितना क्रियाकारक होगा उतना उत्पाद होगा। ये कहलाती है चीज बैलेंस, समीकरण। माइटोटिक कोशिका विभाजन प्रकृति में समीकरणात्मक है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन एक रिडक्शनल विभाजन है। रिडक्शन कर देना, घटा देना, तोड़ देना, कम कर देना।
और यदि ऐसा ही सवाल यूपीएससी में पूछे कि क्या यह कथन सही है कि अर्धसूत्री विभाजन रिडक्शन डिवीजन है, घटने का की प्रक्रिया है, गुणसूत्र के कम होने की प्रक्रिया है, क्या यह कथन सही है? तब आपका जवाब, आप जवाब दोगे हां बिल्कुल, क्योंकि समसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन या सोमैटिक डिवीजन में क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, इसीलिए रिडक्शन होता है, घटता है। अर्धसूत्री विभाजन सूत्री विभाजन में मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर अलग है, ये जरा देखिए। यूपीएससी ने एक बार आंसर राइटिंग करवाया था कि अर्धसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन दोनों में अंतर लिखिए। हमने पहले पढ़ाने की कोशिश की है, फिर लिख करके भी आपको बताएंगे। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं जो समसूत्री विभाजन से भिन्न बनाती हैं वो इस प्रकार हैं। ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, नीट में कई बार पूछा भी है। पहला पॉइंट क्या लिखा, यह सेलुलर विभाजन दो चरणों में होता है। कौन सा? मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन। कितने चरण में? दो में। पहले ही बता दिया, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। लेकिन डीएनए की फोटोकॉपी क्या दोनों बार होती है? जरा गहराई से सोचना, हमारी बात को, जो हमने लिखा है और जो बोल रहे हैं, दोनों को कंबाइन करना। डीएनए की फोटोकॉपी मतलब एक डीएनए का दूसरे डीएनए के जैसे बन जाना, ये एक बार होता है कि दो बार? आपका जवाब होगा एक बार। वहां भी जब विभाजन हुआ था, डीएनए की फोटोकॉपी हुई थी समसूत्री विभाजन में, वहां डीएनए की फोटोकॉपी एक बार हुई थी कि दो बार? एक। यहां भी, इसीलिए हमने शब्द जोड़ा हालांकि। देख रहे हैं, यह सेलुलर विभाजन के दो चरणों में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के रूप में होता है। हालांकि डीएनए के प्रतिकृति केवल एक बार होती है। आप ये पूछ सकते थे हमसे कि साहब आप डिवीजन तो दो बार करवा रहे हो, फर्स्ट और सेकंड, तो डीएनए की फोटोकॉपी भी दो बार करवाओ। इसीलिए हमने लिख दिया कि डीएनए की प्रतिकृति केवल एक बार। दूसरा लिखा, इसमें समजातीय गुणसूत्रों का युग्मन और उनके बीच पुनर्संयोजन शामिल है। अब एक मुद्दा तो आपके लिए आ गया नया, समजातीय गुणसूत्र। समजाति का मतलब होता है अंग्रेजी में होमोलॉगस। होमोलॉगस का मतलब होता है जो आकार, संरचना, स्ट्रक्चर में समान हो। तो होमोलॉगस गुणसूत्र एक साथ मिले और फिर मिलने के बाद फिर नए सिरे से कंबाइंड हो, पुनर्संयोजन करें। जेनेटिक्स में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो इस पर विस्तार से बात करेंगे, हालांकि अभी भी समझाएंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम को चित्र के द्वारा आपको समझा देंगे। तो इसमें समजातीय गुणसूत्र का युग्मन होगा और पुनर्संयोजन भी होगा, मतलब अदला बदली होगी, ये भी कह रहे हैं। जबकि माइटोसिस में पुनर्संयोजन नहीं होता, ये ध्यान रखना। माइटोसिस में यानी सूत्री विभाजन में, सोमैटिक डिवीजन में द्विगुणित संतति कोशिकाओं के विपरीत अंत में चार अगुणित संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। माइटोसिस, सॉरी, ये मियोसिस में, माइटोसिस में दो द्विगुणित संतति कोशिकाएं बनती हैं माइटोसिस में, यस। जबकि मियोसिस में, भाषा को सुधार लेना, जबकि मियोसिस में, यहां याद रखना ये मियोसिस, जबकि मियोसिस में चार अगुणित संतति कोशिकाएं बनती हैं। सूत्री विभाजन में, कुल मिलाकर के हमारी भाषा समझो, सूत्री विभाजन में
सोमैटिक डिवीजन में या माइटोसिस डिवीजन में कोशिका उत्पाद कितने बनते हैं? 2। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में उत्पाद या डॉटर सेल कितनी बनती हैं? 4। उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जितने माँ बाप की होती है। इसमें कोशिकाओं गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? जितनी माँ बाप की होती है उसकी आधी होती है। बस। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, नीट के लिए खासकर या एनएसटी के लिए खासकर, उसको हमने इस कलर में लिखा। हमने लिखा अर्धसूत्री विभाजन यानी रिडक्शन डिवीजन फर्स्ट। लाइन को समझना, यानी मियोसिस फर्स्ट में समजात गुणसूत्र मतलब जो आकार रूप संरचना में एक जैसे हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो समजात गुणसूत्र है, मान ये उंगली दो गुणसूत्र पेयर में है, दोनों आकार संरचना में एक जैसे हैं। ये सबसे पहले क्या होते हैं? मियोसिस फर्स्ट में एक दूसरे से दूर अलग। जबकि अर्धसूत्री विभाजन 2 यानी मियोसिस सेकंड में क्या हुआ? ये फर्स्ट की बात कर रहे हैं। मियोसिस सेकंड में सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं। अब सिस्टर क्रोमैटिड कब बनेंगे? जब ये दोनों गुणसूत्र अलग हो गए, समजात वाले गुणसूत्र अलग हो गए दोनों, तो ये पहले क्या करेंगे? अपनी अपनी फोटोकॉपी तैयार करेंगे और वो फोटोकॉपी से जब दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे तो वो कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड। संतानें तो वही कहलाएंगी। अब सिस्टर क्रोमैटिड दूसरे में अलग हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 1 में फिर दूसरी लाइन लिखी, अर्धसूत्री विभाजन 1 में 2 द्विगुणित पुत्री कोशिकाएं, क्योंकि वो भी डिप्लॉयड सिस्टर वाली, क्योंकि उसने अपनी फोटोकॉपी तैयार कर ली। 2 पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न हुई डिप्लॉयड। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 2 में 4 पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। बात समझे क्या? जरा इस चित्र को, ये होमोलागस क्रोमोसोम, होमोलागस यानी समजात क्रोमोसोम जो एक दूसरे से मिलते जुलते थे, वो जोड़ा बनाए हैं, ये होमोलागस क्रोमोसोम। तो पहली अवस्था में क्या हुआ कि होमोलागस क्रोमोसोम अलग अलग हो गए। देख लीजिए, अलग अलग हो गए। अब ये होमोलागस क्रोमोसोम मियोसिस सेकंड फर्स्ट में हुआ। मियोसिस फर्स्ट में क्या लिखा आपने? इधर देखिए, सॉरी, मियोसिस फर्स्ट में समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अभी एक और चित्र है, वो ज्यादा क्लियर समझाएगा आपको। ये समजात गुणसूत्र जो एक जैसे हैं वो अलग अलग हो जाए, देख रही, अलग अलग हो गए। मियासिस सेकंड में देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में 2 में 4 अगुणित पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ये देखिए, 1 2 3 4, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब मियासिस सेकंड में 4 पुत्री कोशिकाएं। ये लिखा है, थोड़ा हिंदी जो है वो कठिन हो जाती है, समझ लोगे। अंग्रेजी देखो, माइटोटिक सेल डिवीजन इज इक्वेशनल इन नेचर व्हाइल मियोसिस, माइटोटिक्स जो सेल डिवीजन होगा वो समीकरणीय होता है, इक्वेशनल होता है। उसी की अंग्रेजी है मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन, द साइलेंट फीचर ऑफ माइटोटिक डिवीजन दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस। कैसे? इट अकर इन 2 स्टेजेस of the nuclear and cellular division as meiosis first and meiosis second. DNA replication occurs, however, only once. जैसा उधर हिंदी में लिखा है ऐसे अंग्रेजी लिखा। It involve the pairing of homologous chromosome and recombination between them. पहले तो दोस्ती जोड़ा बनाएंगे और फिर एक दूसरे में कंबाइंड होकर के और फिर बनाते हैं। 4 हैप्लॉइड, बस इतना याद रखो, 4 haploid daughter cells are produced at the end.
अनलाइक टू डिप्लॉयड डॉटर सेल्स इन माइटोसिस, जबकि माइटोसिस में बनने वाले समसूत्री विभाजन में जो बनते हैं संतानें, वो डिप्लॉयड होती हैं। इसमें मियोसिस में हैप्लॉयड होती हैं। इन मियोसिस फर्स्ट द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते हैं। वेयर एज इन मियोसिस सेकंड द सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। In meiosis first, two diploid daughter cells are produced, whereas the meiosis second, four haploid daughter cells are produced. बिल्कुल जैसा चित्र में है वैसे लिखा है। एक उदाहरण देकर के एक तरीका और आपको समझाते हैं। ये देखिए, एक मनुष्य की ये सेक्स सेल है। आप जानते हैं मनुष्य में दो प्रकार की कोशिका होती है। एक शरीर का पूरा निर्माण करती है जिसको सोमैटिक सेल या दैहिक कोशिका कहते हैं। एक ऐसी कोशिका होती है जो संतान के निर्माण में सहायता देती है, उसको सेक्स सेल कहते हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन है बच्चों, वो सेक्स सेल में पाया जाता है। चाहे मेल का हो तो स्पर्म और फीमेल का हो तो ओवम। एक का उदाहरण लेकर के हमने आपको समझाने की कोशिश की। देखिए जरा, इसमें जो स्पर्म सेल है या सेक्स सेल है, ये स्वाभाविक रूप से उसमें गुणसूत्र की संख्या शुरुआत में 46 ही होगी, यानी डिप्लॉयड होगा। अब वो स्पर्म सेल मियोसिस फर्स्ट में या अर्धसूत्री विभाजन में, उसमें गुणसूत्र मियोसिस फर्स्ट में, ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा, मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। समझ गए इस बात को? मियोसिस में ये देखिए 23 हुआ, 23 हुआ। ये सरल है चित्र, इसको समझिएगा तो आपको जितने भी कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आएगा बनेगा। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, आधी हो गई। अब ये आधी वाली जो कोशिकाएं बनी, ये मियोसिस सेकंड में जब पहुंचती हैं तो माइटोसिस डिवीजन हो जाता है, यानी सूत्री विभाजन हो जाता है। तो सूत्री विभाजन होगा तो ये वाली दो कोशिकाएं बन जाएंगी और ये वाली दो कोशिकाएं बन जाएंगी। इस तरह से परिणाम स्वरूप कुल कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ऑब्जेक्टिव जरूर पूछेगा किस फर्स्ट फेज में, यानी मियोसिस फर्स्ट में अथवा मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो याद रखना मियोसिस सेकंड में कभी नहीं होती, किसमें होती है? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, जबकि मियोसिस सेकंड में समसूत्री विभाजन होता है और कोशिकाओं की संख्या दो दो करके, यानी कुल मिलाकर के 4। एमपीएसआई में एक सवाल पूछा सत्य और असत्य कथन पर कि क्या मियोसिस सेकंड समसूत्री विभाजन है? क्या, सवाल को सुना, क्या मियोसिस सेकंड समसूत्री विभाजन है? आपका जवाब सही होगा कि गलत, लिखिए कमेंट सेक्शन में। जब आप इसका जवाब लिखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यह वास्तव में मियोसिस सेकंड एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है जिसमें कोशिका 1 से 2 होती है, लेकिन उसके क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी यहां 23 था तो यहां भी 23 हो जाता है और यहां भी 23। ठीक, समझ आ गया? एक सवाल आया पीएससी में, सवाल था कि माइटोसिस और मियोसिस में अंतर लिखिए। शब्दों की सीमा रही 200 के आसपास। माइटोसिस होगा, आप शब्दों को गिन लीजिएगा, कुल मिलाकर के उतना होना चाहिए। और मान लीजिए आंसर राइटिंग आता है पीएससी या यूपीएससी वाले बच्चे, तो आंसर राइटिंग लिखते समय यदि आप चित्र बना सकते हैं, आपके पास समय है, तो इस चित्र का इस्तेमाल करिए। हमने अंग्रेजी में लिखा माइटोसिस, देखिएगा, दिस डिवीजन अकर्स इन सोमैटिक सेल। अभी उसका डिस्कशन ही किया। पूरा शरीर हमारा जो निर्मित होता है वो दैहिक कोशिकाओं के द्वारा होता है।
मान लीजिए यहां पर कोई कोशिका नष्ट हो जाए, उंगली देख रहे हैं, यहां पर कोई कोशिका नष्ट हो जाए और नई कोशिका का निर्माण होना हो तो यहां कौन सा विभाजन होगा? तो आपका जवाब होगा साहब यहां समसूत्री विभाजन होगा। मान लो इन केस हम आपसे कहें कि यहां यदि अर्धसूत्री विभाजन हो जाए तो क्या दिक्कत है? यदि अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो क्या उंगली उंगली जैसी रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए यहां पर विभाजन होना अर्धसूत्री जरूरी नहीं है, क्योंकि उंगली उंगली जैसे बननी है, इसलिए समसूत्री विभाजन होगा। ये इसलिए ये कोशिका जो होगी वो सोमैटिक सेल होगी। हमने आगे लिखा मियोसिस के लिए यानी रिडक्शन डिवीजन के लिए इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, यह जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें एक बार ही विभाजन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही विभाजन होता है बच्चों, लिख लो, नोट कर लो, जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। और यह 2 बार विभाजन की प्रक्रिया है, बताया है आपको। एक बार मियोसिस फर्स्ट, एक बार मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में अर्धसूत्री हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या आधी, और मियोसिस सेकंड में सूत्री विभाजन हो जाता है, यानी कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। Daughter cells resembles each other as well as their mothers. माता पिता जैसे ही कोशिका बनेगी, ये इसकी गारंटी देता है। जैसा पेरेंट होगा ठीक वही होगी, लेकिन यहां तो डॉटर सेल माता पिता से बिल्कुल अलग। रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स बिफोर एवरी माइटोटिक डिवीजन। हर प्रकार के समसूत्री विभाजन के पूर्व क्रोमोसोम को द्विगुणित होना, रेप्लिकेट होना जरूरी है। रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स ओनली वंस थ्रू 2 meiotic डिवीजन। 2 meiotic डिवीजन जो होते हैं उसमें रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, मियोटिक फर्स्ट, मियोटिक सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में एक बार ही होगा रेप्लिकेशन, दोबारा रेप्लिकेशन नहीं होगा। यह ध्यान रखना, यह दोबारा रेप्लिकेशन हो गया तो क्रोमोसोम की संख्या 4 मतलब 2x हो जाएगी। यहां पर XX ही होना है, इसकी गारंटी है। ये पॉइंट तेरा, इसमें मियोसिस डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशन, इसमें कोई विभिन्नता नहीं आने वाली, कोई वेरिएशन नहीं आने वाला। और मियोसिस वेरिएशन लाता है। मियोसिस वेरिएशन क्यों लाता है, जरा उदाहरण से इसको समझना। हम लोग जब पैदा होते हैं तो आधे गुण, आधा क्रोमोसोम मां से, आधा पिता से आता है, और जो संतान बनती है तो माता पिता के मिक्स लक्षणों से आती है। इसलिए डिफरेंस या इसलिए वेरिएशन होना आवश्यक है मियोसिस। माइटोसिस इज, वही बात कह रहे थे, उंगली कटने वाली बात। मान लो ये उड़ गई और यदि यहां कहीं अर्धसूत्री विभाजन हो जाता तो उंगली की जगह अंगूठा खड़ा हो जाता या कुछ और बन जाता। इसलिए वेरिएशन नहीं चाहिए। कितनी बढ़िया प्राकृतिक व्यवस्था है, यहां वेरिएशन नहीं चाहिए, यहां उंगली की जगह उंगली ही चाहिए। इसलिए माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। और रिप्रोडक्टिव सेल में माता का आधा गुण चाहिए, पिता का आधा गुण चाहिए। संतान की जिम्मेदारी है कि आधा माता का गुण ले, आधा पिता का गुण ले, तभी तो विभिन्नता है। एक चैप्टर वेरिएशन का भी है, वो भी आपके कोर्स में है, उसको भी पढ़ाएंगे। माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, लिख दिया है। और जब आप आंसर राइटिंग करें तो इन प्रमुख बिंदुओं को जरूर जोड़ें। माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड हीलिंग। आपकी लंबाई बढ़ने के लिए माइटोसिस जरूरी है। आपके टूट फूट के लिए, गिरे उंगली निपट गई तो जरूरी है। कोई घाव हो गया, उस घाव को सुधारने के लिए ये जरूरी, हीलिंग के लिए जरूरी। और मियोसिस यदि आवश्यक है तो सिर्फ आपको जनन करने के लिए, नई संतान को पैदा करने के लिए मियोसिस की आवश्यकता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। यदि अलैंगिक प्रजनन करना हो और हम आपसे सवाल पूछे कि क्या मियोसिस जरूरी है, क्या जवाब होगा? नहीं।
अलैंगिक प्रजनन में मियोसिस की जरूरत नहीं है। क्या बडिंग में जरूरत है? नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस का होना जरूरी। उसी के बाद जैसे आप ये पॉइंट लिख लो, शब्द सीमा पूरी हो जाए या घट रही हो, तुरंत आप चित्र बनाओ, सेल डिवीजन करो, ये क्रोमोसोम, तारक केंद्र बनाओ दोनों साइड में, इसको आधा आधा करके खींच दो। सेल डिवीजन दिखाते समय ध्यान रखना, एक हमने ये बनाया है, क्या, हरा हरा, ये नीला नीला, इसके टुकड़े में देखो बीच बीच में हमने परिवर्तन किया है, क्योंकि पुनर्संयोजन होता है। एक शब्द लिखा था, समजातीय गुणसूत्रों का युग्मन तो होगा, साथ ही साथ पुनर्संयोजन भी होगा। मतलब एक गुणसूत्र का दूसरे गुणसूत्र के साथ भी ये एडिशन होगा, पुनर्संयोजन भी होता है मियोसिस में, तभी तो वेरिएशन होता है। ये चित्र बनाना। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन को हिंदी में भी हमने स्पष्ट किया है। यह शरीर की सभी दैहिक कोशिकाओं में होता है। यह केवल और केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनकों की संख्या की आधी रह जाती है। इनमें एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। यह एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। यह 5 प्रवस्थाओं में पूर्ण होती है। फिर से देखना, 5 प्रवस्थाएं कौन सी कह रहे हैं हम? 5 प्रवस्थाएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि महत्वपूर्ण लिखा जाए, जैसे 11th और 12th के बच्चे यदि पढ़ रहे हैं इस सेशन को, तो उनको यह बताना है कि यह मुख्य रूप से 2 प्रवस्थाओं में पूरी होती है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। और फर्स्ट जो है 5 प्रवस्थाओं में, सेकंड 5 प्रवस्थाओं में पूरी होती है। ऐसा लिखना है, ऐसे ही नोट्स बनाना है आपको। और फिर जब नोट्स बना लो तो दिखाना भी हमें। हम अवेलेबल हैं व्हाट्सएप पर, अवेलेबल है टेलीग्राम पर, हम अवेलेबल हैं इंस्टा पर। आप कहीं भी भेज करके नोट्स जरूर दिखाओ। माइटोसिस डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशन, सॉरी, गुणसूत्र विनिमय नहीं पाया जाता। विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। मतलब जैसे कुछ चीज हम आपको दें, आप हमको दें, इसी को तो एक्सचेंज कहते हैं। माइटोसिस में यानी समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र का आधा टुकड़ा उस गुणसूत्र के साथ जुड़ जाए और आधा उसका इधर जुड़ जाए, यह कतई संभव नहीं। सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, खासकर नीट पीएनएसटी वाले बच्चे इस बात को ध्यान में रखिए कि जितनी आपकी थ्योरी मजबूत होगी, उतने बेहतर तरीके से स्पष्टता के साथ आप सवाल को कर पाएंगे। और गुणसूत्र विनिमय अर्धसूत्री विभाजन में पाया जाता है। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम होता है। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम का मतलब ये देख रहे हो, ये पूरी तरह से यहां नीला था, लेकिन यहां पर जब हम पहुंचे तो इसका आधा भाग ये डार्क नीला हो गया, ये लाइट ब्लू, यानी सेल डिवीजन के। ये देखो, ये देखो। तो आज पहले पार्ट में हमने आपको अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट 1 में समझाया है। अभी इसकी प्रोफेज जितनी प्रवस्थाएं हैं, इनको अगले पार्ट में लेकर के फिर आपके सामने। कॉम्पिटिटिव सवाल बहुत बनते हैं। यदि आप थ्योरी ढंग से पढ़ोगे तो वो कॉम्पिटिटिव सवाल आपसे बनेंगे, क्योंकि जैसे ही थ्योरेटिकल डिस्कशन हमारा समाप्त होगा तो एक सेशन कम से कम 25-30 सवालों का, जो नीट के लिए, पीएनएसटी के लिए जरूरी है, वो ऑब्जेक्टिव सवाल भी लाएंगे। तो इसके लिए थ्योरी को आप बेहतर ढंग से जरूर पढ़ें। एक शब्द आया था होमोलागस क्रोमोसोम, उसको भी समझा दें। होमोलागस क्या होता है? होमोलागस का मतलब होता है समझात। समझात को जरा देखिए, ये क्रोमोसोम नीला है, देख रहे हैं? ये क्रोमोसोम नीला है और क्रोमोसोम जोड़े में पाया जाता है, ये भी आप जानते हैं। दोनों क्रोमोसोम ऐसे जब जुड़ते हैं तो बीच में सेंट्रोमियर होता है, ये भी आप जानते हैं। क्रोमोसोम की संरचना में काइनेटोकोर और ये सब कुछ डिस्कशन हो। ये जो दोनों नीले हैं, ये जोड़ा अथवा ये लाल वाला जोड़ा,
ये कहलाता है समझा। समझ गए? दोनों नीला अथवा दोनों लाल, यह कहलाता है समझा। संरचना में समझा। हमने अंग्रेजी में लिखा होमोलॉगस क्रोमोसोम आर क्रोमोसोम दैट शेयर द सेम स्ट्रक्चरल फीचर। अब आपको संरचना दिख रही होगी। ये देखिए यहां जैसा है ऐसे यहां भी। इसका निचला हिस्सा मोटा है तो साहब इसका निचला हिस्सा, ऐसे लाल वाले का देख लो, लाल वाला ऊपर, नीचे वाला मोटा। ये कहलाता है होमोलॉगस। ये सिर्फ होमोलॉगस समझाने के। एक शब्द आपको मिलेगा एलिलील्स। सुना है कभी? नहीं सुना। एलिलील्स हम आपको समझाते हैं। विपरीत लक्षणों से ये युग। जब हम कभी आपको जेनेटिक्स पढ़ाए हैं, हालांकि ये चीज आपको जाननी चाहिए इस सेशन के शुरू होने के पहले, नहीं जानते तो हम आपको समझाते। एलिलील्स होते क्या है? विपरीत लक्षणों से युक्त युग्म को एलिलील कहते हैं। जैसे एक लंबा आदमी है, यानी लंबे का एक गुणसूत्र होगा, एक लक्षण प्रकट कर रहा होगा, और एक बौना आदमी है। तो लंबे को जेनेटिक्स में हम किससे दिखाते हैं? टी से। आप याद करिएगा। और जो बौना आदमी होता है उसको स्मॉल टी से दिखाते हैं। चूंकि गुणसूत्र जोड़े में होते हैं तो इसको कैपिटल टी दिखाते हैं, इसको स्मॉल टी दिखाते हैं। अब यदि इस टी को, एक टी को अलग कर लिया जाए और इसके स्मॉल टी को अलग कर लिया जाए तो ये गुण तो अलग हो गए ना। ये लंबा गुण प्रदर्शित कर रहा है और ये छोटा वाला। हमने लिखा क्या? विपरीत लक्षणों से युक्त। अब ये जो हमारा जोड़ा बना, ये जोड़ा भी तो बन गया। हालांकि ये लंबे का गुण प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि उस नियम पर है, मेंडल वाले नियम पर है कि जो ताकतवर होगा वो दिखेगा। तो ये दबा रहा है लेकिन गुण तो है ना। तो विपरीत लक्षणों से युक्त युग्म को एलिलील्स कहते हैं। ये चीज जो है एलिलील्स कहलाती है। बस यहां पर इतना ही समझाएंगे, ज्यादा जेनेटिक्स से हम नहीं समझाएंगे। एक शब्द आएगा एलिलील्स, आप समझे रहना कि एक गुण का जो विपरीत गुण वाला लक्षण है, ये दोनों का जो जोड़ा है वो एलिलील्स कहलाता है। एक शब्द और आएगा क्रॉसिंग ओवर। क्रोमोसोम में कभी आपने पढ़ा, उसको भी समझाने के लिए इस क्रोमोसोम की टंगरी को इस क्रोमोसोम की टंगरी के ऊपर चढ़ा दिया। चढ़ाया ना? चित्र देखो। ये जब चढ़ा रहा था, एक दूसरे के ऊपर पैर चढ़ा रहे थे, तो यहीं पर इसको काट दिया गया। देख लो, काटा। नीला इसके साथ चला गया और लाल इसके साथ चला है। तो जब क्रोमोसोम की एक टंगरी दूसरे के साथ जुड़ जाए और दूसरी पहले के साथ जुड़ जाए तो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर कर लेते हैं। इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो गुण तो उधर से इधर चले गए ना। एक शब्द ये भी आएगा। जब कल का सेशन हम लाइव करेंगे तो दो टर्मिनोलॉजी जरूर याद रखिएगा, एलिलील्स और क्रॉसिंग। जो दूसरा हमारा पार्ट होगा वो और इंपॉर्टेंट होगा और डिस्क्राइब होगा। मियासिस को अच्छे से पढ़ें। एक शब्द और आएगा टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है चतुष्कीय। चतुष्कीय कैसे? ये दो क्रोमोसोम के जो जोड़े आपको दिख रहे हैं, जो संरचना में बिल्कुल समान है, या ऐसा कह लें कि टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक होमोलॉगस ये हो गया, दूसरा ये होमोलॉगस हो गया। तो टू पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्रा। अब ये टेट्राड जब आपस में मिलते हैं तो एक पिता का, एक माता का। ये सारी जेनेटिक्स की बातें हैं लेकिन मियोसिस में इसको भी हम आपको समझाएंगे। और जेनेटिक्स बहुत इंटरेस्टेड पार्ट है बायोलॉजी का, जिसको हम विस्तार से आगे भी ले चलेंगे, आपको समझाएंगे। ये देखिए माता पिता के गुणसूत्र कैसे आपस में मिलते हैं और बच्चा जो संतान पैदा होती है कैसे उसके लक्षण
माता के और पिता के उस बच्चे में दिखते हैं। ये देखिए, बस ये लाल वाला इधर चढ़ गया और ये जो प्रक्रिया थी, अभी जो समझाया उस पन्ने में, ये ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, यही कहलाती है क्रॉसिंग ओवर। कोई कठिन नहीं, बहुत सरल है इसको। यदि ओवरव्यू देख लो मियोसिस की एक पूरी प्रक्रिया को, अभी सिर्फ ओवरव्यू दिखा रहे हैं। कल से जो इसका पार्ट 2 लाएँगे, उसमें एक-एक स्टेप को पकड़ेंगे। इसमें जोड़ा चला था, क्योंकि क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, डिप्लॉयड पैरेंट सेल थी। यहाँ पर इसने अपनी फोटोकॉपी की, इसने फोटोकॉपी की, और जब ये फोटोकॉपी कर लिया, तो इसका नाम हो गया सिस्टर क्रोमैटिड। उधर शब्द आया था। ये चित्र तब खोल करके देखना जब पहला वाला पन्ना पढ़ रहे होगे, तो सिस्टर क्रोमैटिड कहलाए। अब क्या होता है, पहले कोशिका विभाजन में, यानी फर्स्ट मियोसिस में, जैसा हमने उधर लिखा है, फर्स्ट मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस में पहले होता है डिवीजन। कोशिका दो भागों में बट गई, ये बटी, ये बटी। अब ये दो कोशिकाएं जो बटी, होमोलॉगस पेयर ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम सेपरेट, ये रेप्लिकेट हुए थे। रेप्लिकेट मतलब यहां से जब ये अलग अलग हुए तो अपनी अपनी फोटोकॉपी बनाए। अब फोटोकॉपी बनाने के बाद 2x हो गए, और 2x होने के बाद जब पहला ही विभाजन हो गया, तो पहले विभाजन के बाद ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो दूसरे विभाजन में पहुंच करके साइटोकाइनेसिस करते हैं, सूत्री विभाजन करते हैं, और ये एन एन यानी एक्स एक्स क्रोमोसोम। इसीलिए चार हैप्लॉइड डॉटर सेल का निर्माण। फिर से वही सवाल, फिर से वही ऑब्जेक्टिव, इस चित्र के द्वारा भी जब पूरे वीडियो को देखना तो इस चित्र को बार बार देखना। इसी चित्र को आधार बना करके हमने पूरा पीडीएफ तैयार किया है। जब ये चित्र समझ में आ जाएगा तो पूरी मियासिस आपके समझ में आ जाएगा। आप कुछ नहीं करना, ये चित्र का पन्ना निकालो, चिपकाओ, सामने देखते रहो। पहले में क्या हुआ, डिप्लॉयड पेरेंट सेल थी, पेरेंट सेल डिप्लॉयड, और पेरेंट डिप्लॉयड सेल में सिस्टर क्रोमैटिड का निर्माण, जो अगली कोशिका का निर्माण करने जा रही है। ये सिस्टर क्रोमैटिड जब यहां से ये अलग हुए, दोनों सेपरेट हुए, तो उसी कोशिका में उसने फोटोकॉपी तैयार की, होमोलॉगस। रेप्लिकेशन यही होता है, देख रहे हैं। और रेप्लिकेट होने के बाद पहला सेल डिवीजन होता है, एक कोशिका दो कोशिका में बट गई, ये अपना लेकर के अलग, ये अपना लेकर। अब फिर इसमें ये आधे आधे हो जाते हैं, देख लो। इस चित्र को जरा गंभीरता से उधर जो लिखा हुआ है, दोनों को रख करके सामने पढ़ना, जो हिंदी में और अंग्रेजी में लिखा हुआ। बच्चों, आज का सेशन यहीं पर, पहला स्टेप, आज सिर्फ ओवरव्यू दिया है ताकि आपको मियोसिस के बारे में जानकारी मिल पाए। क्रॉसिंग ओवर क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, फोटोकॉपी क्या होता है, आंसर राइटिंग में समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन को लिखोगे कैसे, आज ये बात बताइए। कल विस्तार से इसकी सारी व्यवस्थाओं को शामिल करेंगे, चाहे वो प्रोफेज हो, मेटाफेज हो, एनाफेज हो, टेलोफेज हो, साइटोकाइनेसिस हो, आप भी पढ़ लीजिए। अर्धसूत्री विभाजन की परिभाषा भी आती है, ये भी पढ़िएगा। तो कैसा लगा सेशन, ये जरूर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।